हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका फिर से नॉर्सेट स्पेशल सीरीज में। और नॉर्सेट स्पेशल सीरीज में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। इसी चरण में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रैकियोस्टमी। पेटेंट एयरवे बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पेटेंट एयरवे के लिए क्या परफॉर्म की जाती है, ट्रैकियोस्टमी भी परफॉर्म की जाती है। तो ट्रैकियोस्टमी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रैकियोस्टमी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए फिर चर्चा करते हैं। और इस चरण में, इस श्रृंखला में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन अ पेशेंट कम टू कैजुअलिटी विद स्ट्राइडर रेस्पिरेशन। क्या होगा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कि एक पेशेंट आया है कैजुअलिटी या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, किसके साथ, स्ट्राइडर रेस्पिरेशन के साथ। तो कैसा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन है स्ट्राइडर। तो स्ट्राइडर रेस्पिरेशन क्या इंडिकेट करता है, स्ट्राइडर रेस्पिरेशन इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन या नैरोइंग ऑफ अपर एयरवे। ऑब्स्ट्रक्शन या नैरोइंग, ऑब्स्ट्रक्शन या फिर नैरोइंग ऑफ अपर एयरवे, ऑब्स्ट्रक्शन या नैरोइंग ऑफ अपर एयरवे को इंडिकेट करता है। तो अपर अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है या नैरो हो रखा है तो वो इंडिकेट करता है किसको, स्ट्राइडर, है ना। तो तब स्ट्राइडर साउंड आता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है अपर एयरवे का तो साउंड कैसा आएगा, स्ट्राइडर साउंड आएगा। एबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड है और कैसा होता है, हाई पिच होता है। कैसा साउंड आता है, हाई पिच साउंड आता है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्ट्राइडर। तो इसका मतलब क्या है, जो अपर एयरवे है वो नैरो है या उसका क्या हो रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इस कंडीशन में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इन्फॉर्म टू डॉक्टर होगा, कलेक्ट ट्रैकियोस्टमी सेट नियर द बेड साइड होगा, इंसर्ट ईटी ट्यूब होगा या फिर सीपीआर परफॉर्म किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अगर कोई पेशेंट स्ट्राइडर साउंड के साथ आपके पास आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर है इन्फॉर्म टू डॉक्टर। आपकी प्रायोरिटी क्या, आप प्राथमिकता क्या दोगे, आप तो इन्फॉर्म कर दोगे किसको, डॉक्टर को। ठीक है। उसके बाद अगर आपको यही क्वेश्चन ये ना पूछ करके इस तरह से पूछ लेता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बाय नर्स when a patient come to emergency with stridor respiration। तो स्ट्राइडर रेस्पिरेशन के साथ पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है, आपका एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होगा, नर्स से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो यहां पर प्रायोरिटी ना पूछ करके एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट पूछ रहा है, तो इन्फॉर्म टू डॉक्टर, ये तो क्या है, प्रायोरिटी है। उसके बाद सक्शनिंग करोगे आप या ईटी ट्यूब इंसर्शन करोगे या फिर ट्रैकियोस्टमी। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होगा, या तो आप क्या लिखा होगा वहां पे, अरेंज द ट्रैकियोस्टमी सेट, या फिर क्या लिखा होगा, ट्रैकियोस्टमी। तो स्ट्राइडर मैंने कहा था नैरोइंग बता रहा है किसका, अपर एयरवे का, या ऑब्स्ट्रक्शन बता रहा है अपर एयरवे का। तो आपने पेटेंट एयरवे मेंटेन करना है। ईटी ट्यूब का इंसर्शन आप नहीं कर सकते हो, ईटी ट्यूब नहीं जाएगी क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट है पहले से एयरवे, है ना। तो उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस है, उससे एस्पिरेशन होने के चांसेस है। ठीक है। सक्शनिंग भी नहीं करनी है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना भी एक्सपेक्टेड नहीं है, ये तो प्रायोरिटी है। तो एक्सपेक्टेड आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि क्या परफॉर्म की जानी है उस पेशेंट की, ट्रैकियोस्टमी। उस पेशेंट का पेटेंट एयरवे मेंटेन करना पड़ेगा और पेटेंट एयरवे को मेंटेन करने के लिए क्या परफॉर्म की जाएगी, ट्रैकियोस्टमी परफॉर्म की जाएगी। तो या तो ऑप्शन में लिखा होगा अरेंज ट्रैकियोस्टमी सेट या फिर क्या लिखा होगा, ट्रैकियोस्टमी। तो अगर प्रायोरिटी पूछी जाए तो स्ट्राइडर साउंड के साथ एक पेशेंट आपके पास आया है, आपकी क्या प्रायोरिटी होगी, आपकी प्रायोरिटी होगी इन्फॉर्म करना डॉक्टर को, और एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होगा, ट्रैकियोस्टमी को परफॉर्म करवाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ पेशेंट शिफ्टेड इन इंटेंसिव केयर यूनिट। एक पेशेंट शिफ्ट हुआ है आईसीयू में आफ्टर थायराइडेक्टमी। थायराइडेक्टमी के बाद, यानी कि थायराइड ग्लैंड को क्या किया गया है, थायराइडेक्टमी मतलब जो थायराइड ग्लैंड है उसका क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है, उसका क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। तो थायराइडेक्टमी में थायराइड ग्लैंड और साथ साथ में कई बार क्या करना पड़ता है,
पैराथायरॉइड ग्लैंड का भी रिमूवल होता है। थायराइड और पैराथायरॉइड ग्लैंड दोनों को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड, थायराइडेक्टमी क्या होता है, थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना थायराइडेक्टमी कहलाता है। तो पेशेंट शिफ्ट हुआ है आईसीयू में, थायराइड ग्लैंड को रिमूव करवाया गया उसका। उसके बाद विच आर्टिकल अरेंज बाय नर्स नियर द बेड साइड ऑफ पेशेंट, कौन सा आर्टिकल अरेंज करेगी नर्स बेड साइड में पेशेंट के, सक्शन इक्विपमेंट, ईटी ट्यूब, ट्रैकियोस्टमी सेट या फिर बीटी सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। ठीक है, तो क्या हुई है पेशेंट की थायराइडेक्टमी, है ना। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है या थायराइडेक्टमी है तो थायराइड और पैराथायराइड दोनों ग्लैंड का क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है। तो यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड में क्या सीक्रेट, एक तो होता है पैराथायराइड हार्मोन और एक क्या होता है कैल्सीटोनिन, एक क्या होता है कैल्सीटोनिन। ये क्या करता है, ये रेगुलेट करते हैं किसको, कैल्शियम के लेवल को। रेगुलेट किसको करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं कैल्शियम के लेवल को। और कैल्शियम का लेवल रेगुलेट होगा किनके द्वारा, कैल्सीटोनिन के द्वारा और पैराथायराइड हार्मोन के द्वारा। क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं कैल्शियम का। और क्या हुआ है, थायराइडेक्टमी, अगर थायराइड ग्लैंड ही अगर रिमूव हो चुकी है तो ये हार्मोन भी क्या है, नहीं है। ठीक है, तो ये हार्मोन नहीं है तो रेगुलेट नहीं हो पाएगा कैल्शियम का लेवल। और कहीं जाने अनजाने में अगर क्या हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया। अगर क्या हो गया, हाइपोकैल्सीमिया, तो हमने बताया था हाइपोकैल्सीमिया होगा तो क्या हो सकता है उससे, लैरिंजियल मसल स्पाज्म। क्या हो सकता है, लैरिंजियल मसल्स स्पाज्म। तो लैरिंजियल मसल्स स्पाज्म हो सकता है, लैरिंजियल मसल स्पाज्म हो सकता है उससे। ठीक है, तो मसल स्पाज्म अगर हो रहा है, तो मसल स्पाज्म अगर होगा तो उससे क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है एयरवे में। मसल स्पाज्म होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है किसमें, एयरवे में। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है एयरवे में। और एयरवे में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो हमें पेटेंट एयरवे मेंटेन करना पड़ेगा। और पेटेंट एयरवे हम किसके थ्रू मेंटेन कर पाएंगे, क्या अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एयरवे में तो हम सक्शन इक्विपमेंट तो नहीं यूज करेंगे। ठीक है, बीटी सेट तो मतलब ही नहीं है। दो चीज बची हैं, ईटी ट्यूब, एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्शन या फिर ट्रैकियोस्टमी सेट। दोनों से पेटेंट एयरवे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन ही हो रहा है एयरवे में तो क्या ईटी ट्यूब डालना सुरक्षित है, बिल्कुल भी नहीं है। ईटी ट्यूब नहीं डाल सकते तो क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, ट्रैकियोस्टमी। तो क्या अरेंज करेगी नर्स, अरेंज करके रखेगी ट्रैकियोस्टमी सेट, अरेंज करके रखेगी नियर द बेड साइड ऑफ पेशेंट। अगर पेशेंट किसके बाद शिफ्ट हुआ है, थायराइडेक्टमी के बाद यूनिट में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर एक पेशेंट थायराइडेक्टमी के बाद सीसीयू, यहां क्या लिखा है आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट में अगर शिफ्ट हुआ है तो नर्स क्या अरेंज करके रखेगी, कौन सा आर्टिकल, तो कौन सा आर्टिकल रखेगी, ट्रैकियोस्टमी सेट अरेंज करके रखेगी नियर द बेड साइड ऑफ पेशेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट कॉमन ट्रैकियोस्टमी परफॉर्म्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। सबसे कॉमन ट्रैकियोस्टमी कौन सी परफॉर्म की जाती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, सेकंड एंड थर्ड रिंग पर, थर्ड एंड फोर्थ रिंग, फर्स्ट एंड सेकंड रिंग या फोर्थ एंड फिफ्थ रिंग। तो इस पर बात करते हैं, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो ट्रैकियोस्टमी होती है दो तरह से परफॉर्म की जाती है। ट्रैकियोस्टमी क्या है, ट्रैकियोस्टमी ओपनिंग करना किसमें, ट्रैकिया में। तो ये दो टाइप से की जाती है, दो टाइप से की जाती है। क्या, एक तो क्या की जाती है, हाई ट्रैकियोस्टमी और एक लो ट्रैकियोस्टमी। हाई ट्रैकियोस्टमी, एक लो ट्रैकियोस्टमी। हाई ट्रैकियोस्टमी मतलब किसके अबव द isthmus part of thyroid gland, above the isthmus part of thyroid gland। ठीक है, above the isthmus part of thyroid gland। थायराइड ग्लैंड के ऊपर, थायराइड ग्लैंड का जो पार्ट है कौन सा, isthmus, उसके अबव साइड को अगर करते हैं तो वो हाई ट्रैकियोस्टमी कहलाती है। और अगर बिलो करते हैं किसके, बिलो द isthmus। isthmus किसका पार्ट है, isthmus पार्ट है थायराइड ग्लैंड का। इसके अगर नीचे परफॉर्म की जाती है उसको लो ट्रैकियोस्टमी कहते हैं। ठीक है,
हाई ट्रैकियोस्टमी के बारे में एक और बात है, हाई ट्रैकियोस्टमी हमेशा कैसे होती है, प्लान्ड ट्रैकियोस्टमी भी कहते हैं, इसे प्लान करके की जाती है, पहले प्लान करते हैं इसको, ठीक है, अचानक नहीं करते। और जो इसमें इंसिजन दिया जाता है, इंसिजन दिया जाता है वो कैसा दिया जाता है, इंसिजन दिया जाता है वो कैसा दिया जाता है इसमें, हॉरिजॉन्टल, कैसा, हॉरिजॉन्टल इंसिजन, कैसा इंसिजन, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सीधी लाइन में सीधी रेखा खींच रही है, यही क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इंसिजन कहां दिया जा रहा है, ट्रैकियल रिंग में, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है उसका इस्थमस पार्ट है उसके अबव में। तो कौन सी ट्रैकियल रिंग, सेकंड एंड थर्ड, किसमें, सेकंड एंड थर्ड के बीच में, हॉरिजॉन्टल, सेकंड एंड थर्ड के बीच में दिया जा रहा है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ऐसे सीधा इंसिजन दिया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हाई ट्रैकियोस्टमी। तो हमने एक देखा हाई और एक देखा लो। हाई के बारे में क्या देखा, अबव द इस्थमस पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाई ट्रैकियोस्टमी प्लान्ड होती है, प्लान की जाती है। इंसिजन कैसे लगाया जाता है, हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है। और कहां पर परफॉर्म की जाती है, सेकंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग में, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम देख रहे हैं लो ट्रैकियोस्टमी। दूसरा कौन सा है, लो। लो कहां, बिलो द पार्ट ऑफ इस्थमस, इस्थमस के नीचे। अगर आपसे पूछा जाए यूज कब होता है, इमरजेंसी में, इमरजेंसी कंडीशन में, ये कोई प्लान्ड नहीं होता, इमरजेंसी कंडीशन में यूज किया जाता है, ठीक है। और इमरजेंसी कंडीशन में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इंसिजन दिया जाता है इसमें, वो वर्टिकल इंसिजन है। इंसिजन कैसे होता है, ऐसे खड़ी लाइन, वर्टिकल, वर्टिकल इंसिजन दिया जाता है इस प्रकार का। तो वर्टिकल इंसिजन इसमें दिया जाता है। उसके अलावा इस्थमस पार्ट के बिलो कर रहे, तो कौन सी रिंग में करते हैं लो ट्रैकियोस्टमी को, थर्ड एंड फोर्थ रिंग में, किसमें, थर्ड एंड फोर्थ रिंग में। तो अब देखने की कोशिश करते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो बिलो, लो वाली, बिलो द पार्ट ऑफ इस्थमस, किसमें, थर्ड और फोर्थ रिंग में इंसिजन कैसे दिया जाता है, वर्टिकल। और कब परफॉर्म की जाती है, इमरजेंसी कंडीशन। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इमरजेंसी में कौन सी की जाती है, लो की जाती है। प्लान्ड कौन सी है, हाई वाली है। लो कहां पर दी जाती है, थर्ड और फोर्थ ट्रैकियल रिंग में, ठीक है। हाई कहां पर दी जाती है, सेकंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग में, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं अब अपने क्वेश्चन की। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि मोस्ट कॉमन ट्रैकियोस्टमी परफॉर्म इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो क्या सेकंड एंड थर्ड वाली होगी, थर्ड एंड फोर्थ होगी, ये तो है ही नहीं। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ, ये तो बात ही नहीं है। तो इन दोनों में से होगा। तो हमने बात की थी, जो किताबों में लिखा रहता है सेकंड एंड थर्ड, ज्यादातर कई किताबों में सेकंड एंड थर्ड लिखा है, लेकिन ये नहीं है। इसका आंसर कौन सा है, थर्ड एंड फोर्थ रिंग। क्योंकि हम ट्रैकियोस्टमी ज्यादातर कब परफॉर्म करते हैं, ज्यादातर हम जो परफॉर्म करते हैं वो कब करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में। कब करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में। और इमरजेंसी कंडीशन में हमने कौन सी करी, हमने बताया था कौन सा, वर्टिकल। कैसा इंसिजन लगा रहे, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल। और वर्टिकल किस में करते हैं, लो में। वर्टिकल किस में लगा रहे हैं, लो में। और कौन सी रिंग पर, थर्ड एंड फोर्थ रिंग पर, ठीक है। और अब जो हाई ट्रैकियोस्टमी उसमें हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाया जाता है, वर्टिकल नहीं लगाया जाता, क्योंकि इस्थमस की क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो इस्थमस की इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है। और इमरजेंसी में हमें चाहिए थोड़ा स्पेस ज्यादा भी चाहिए, ये लार्ज भी होता है वर्टिकल। और क्या करते हैं इसको, इमरजेंसी में ही ज्यादातर ट्रैकियोस्टमी परफॉर्म की जाती है। तो जो सबसे कॉमनली परफॉर्म की जाएगी वो तो क्या होगी, थर्ड टू फोर्थ रिंग, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड जो लिखा रहता है वो थोड़ा गलत है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम आज खाली बैठे तो हमने सोचा कि क्या करें, तो ट्रैकियोस्टमी प्लान कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रैकियोस्टमी ज्यादातर कंडीशन में कब हो रही है, ज्यादातर इमरजेंसी में ही की जाती है। और इमरजेंसी में जो की जाती है वो कौन सी की जाती है, थर्ड और फोर्थ रिंग पर, जिसको कहा जाता है लो ट्रैकियोस्टमी। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट कॉमन ट्रैकियोस्टमी ट्यूब यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी इससे क्वेश्चन आया था, और कौन सा क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ट्रैकियोस्टमी ट्यूब यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, कौन सी ट्रैकियोस्टमी ट्यूब, कफ्ड ट्रैकियोस्टमी ट्यूब, अनकफ्ड ट्रैकियोस्टमी ट्यूब, ए एंड बी बोथ, या फिर नन।
ठीक है, तो दोनों तो नहीं की जाती है और नन भी इसका आंसर नहीं है। दोनों ऐसे नहीं की जाती कि दोनों कॉमनली यूज की जाती है। ठीक है, तो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब दो टाइप की होती है। एक कौन सी होती है? कफ्ड। कफ्ड यानी कि उस पर क्या होता है? कफ होता है। जो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है उस पर क्या होगा? आगे उसका कफ बना होगा। ठीक है, एक कफ बना होगा जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हम एयर पुश करते हैं उसको इन्फ्लेट करने के लिए, और हेल्प करता है किसमें? फिक्सेशन में। किसमें? फिक्सेशन में हेल्प करता है। किसके? ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के। तो फिक्सेशन में हेल्प करता है कौन सी? कफ्ड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। अनकफ्ड में कफ नहीं होता है। अगर उस पे कफ नहीं है तो वो क्या है? अनकफ्ड है। सीधी सीधी बात है, कफ है तो कफ्ड है और कफ नहीं है तो अनकफ्ड है। अनकफ्ड हम किस में यूज करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो ज्यादातर हम यूज करते हैं वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन सी यूज की जाती है? कफ्ड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, क्योंकि किस में हेल्प करती है? फिक्सेशन, फिक्स होने में हेल्प कर देती है कफ्ड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। ऊपर से फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन होने से भी बचाती है कफ्ड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। तो ज्यादातर कौन सी परफॉर्म की जाती है? कफ्ड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? अनकफ्ड की। अगर हम बात करें किसकी? अनकफ्ड की, तो ये पिछले साल का क्वेश्चन है। अनकफ्ड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब किसमें यूज की जाएगी? चाइल्ड में। किसमें यूज की जाती है? बच्चों में यूज की जाती है। ठीक है, चाइल्ड में। और चाइल्ड में अगर आपसे स्पेसिफिक एज भी पूछ ले, जिस हिसाब से कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, आपसे क्या पूछ सकता है? एज भी पूछ सकता है। तो चाइल्ड लेस देन 8 ईयर्स, 8 साल से छोटे बच्चों में कौन सी यूज की जाती है? अनकफ्ड। ठीक है, चाइल्ड में क्यों की जाती है यूज? क्योंकि नैरो डायमीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? नैरो डायमीटर होता है इनमें। ठीक है, तो नैरो डायमीटर होता है किसका? रेस्पिरेटरी ट्रैक का, या फिर किसका? ट्रैकिया का नैरो डायमीटर है। तो हम कौन सी यूज कर रहे हैं? अनकफ्ड। ठीक है, तो अगर हम कफ्ड यूज करेंगे तो डायमीटर पहले ही नैरो है, कफ है तो उससे साइज और बढ़ रहा है। फिक्स करने में तो हेल्प कर रही है, लेकिन अगर डायमीटर ही छोटा है तो हम कैसे कर सकते हैं उसको? ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन वो ज्यादा कॉज कर सकता है, इरिटेशन कॉज करेगा फिर। ठीक है, तो इसलिए हम कौन सी यूज करते हैं? अनकफ्ड यूज करते हैं बच्चों में। और एज अगर आपसे स्पेसिफाई पूछे तो लेस देन 8 ईयर। उसके अलावा जो अनकफ्ड है, जिन पेशेंट को जिनका नैरो डायमीटर हो, या जिन पेशेंट में क्या हो, कोई दिक्कत हो, कफ्ड से कोई दिक्कत हो, उन पेशेंट में भी क्या यूज की जाएगी? अनकफ्ड। एडल्ट में भी यूज की जाएगी। किस कंडीशन में? अगर उन्हें कफ्ड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब से प्रॉब्लम आ रही है तो तब क्या यूज करेंगे? अनकफ्ड करेंगे। और स्पेसिफिक किस में यूज करेंगे? चाइल्ड में यूज करेंगे। उसके अलावा हम फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मोस्ट कॉमन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब कौन सी है? कफ्ड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। कौन सी है? कफ्ड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। अब एग्जामिनर आपसे इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछता है कि जो कफ है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का, उसको इन्फ्लेट भी करना होता है। जो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का क्या है? कफ है, उसको क्या भी करोगे आप? इन्फ्लेट भी करोगे। तो इन्फ्लेट करने के लिए जो कफ है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का, कफ को क्या करना है? इन्फ्लेट करना है, फुलाना है उसे। तो इन्फ्लेट करने के लिए आप क्या पुश करोगे? उसमें एयर पुश करोगे। क्या पुश करोगे? एयर पुश करोगे। कितनी एयर? तो 5 to 10 सीसी की सिरिंज से एयर पुश करते हैं। 5 to 10 सीसी यानी कि 5 to 10 ml, 5 to 10 सीसी, या फिर आप तो ये कह दो 5 to 10 ml, 5 to 10 सीसी या फिर 5 to 10 ml की सिरिंज यूज की जाती है। और इतनी ही क्या पुश की जाती है? उसमें एयर पुश की जाती है। यही सिरिंज यूज की जाती है और इतनी ही क्या पुश की जाएगी? उसमें एयर पुश की जाएगी। उसके बाद आपसे और क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपसे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो आपने एयर पुश करी है, ठीक है, जो आपने एयर पुश करी है वो तो कितनी करी है? 5 to 10 सीसी। उस कफ का प्रेशर पूछ लेता है। ट्रैकियोस्टोमी सेट के कफ का प्रेशर। आपने एयर पुश तो कर दी, लेकिन उसका प्रेशर कितना होगा? बताओ, इसका प्रेशर जो होगा ट्रैकियोस्टोमी सेट का जो कफ है, एयर पुश करने के बाद जो उसका प्रेशर होता है वो कितना होता है? वो होता है 20 से 25 mm ऑफ Hg। बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना होता है? 20 to 25 mm ऑफ Hg। किसका प्रेशर?
ट्रैकियोस्टमी सेट में जो कफ है उसमें एयर इन्फ्लेट करिए, उसके बाद उसका प्रेशर अगर आप चेक करोगे तो कितना होगा 20 से 25 mm ऑफ Hg। तो ये हमने देखा कि सबसे कॉमनली कौन सी यूज की जाती है, कफ्ड ट्रैकियोस्टमी ट्यूब यूज की जाती है। किसमें यूज की जाती है, एडल्ट्स में यूज की जाती है। उसके कफ में क्या इन्फ्लेट करने के लिए क्या पुश की जाएगी, एयर। सिरिंज का साइज 5 to 10 cc, कितनी एयर 5 to 10 cc या 5 to 10 ml की एयर उसमें पुश की जाएगी। उस कफ का प्रेशर कितना होता है 20 से 25 mm of Hg। सारे क्वेश्चन से एग्जाम के क्वेश्चन से, ठीक है। उसके बाद जो अनकफ्ड ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है वो किसमें यूज की जाती है, चिल्ड्रंस में लेस देन 8 ईयर ऑफ एज। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का कोई ऑप्शन नहीं है। Which instrument used to check pressure of tracheostomy tube का प्रेशर तो कितना है 20 से 25 mm of Hg, लेकिन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आप लगाना इंस्ट्रूमेंट, इसका आंसर है एनीरोइड मैनोमीटर। कौन सा, एनीरोइड मैनोमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे आप चेक करने के लिए प्रेशर ट्रैकियोस्टमी ट्यूब के कफ का, तो आंसर है एनीरोइड मैनोमीटर। कौन सा है, एनीरोइड मैनोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नर्स अरेंज विच इंस्ट्रूमेंट एट बेड साइड ऑफ ट्रैकियोस्टमी पेशेंट। एक पेशेंट के ट्रैकियोस्टमी हो रखी है, नर्स कौन सा इंस्ट्रूमेंट अरेंज करके रखेगी। ऐसा अब क्या हो रही है, ट्रैकियोस्टमी हो रखी है, अब एग्जामिनर पूछ रहा है ट्रैकियोस्टमी तो हो गई उसकी, लेकिन उसके बाद नर्स उस पेशेंट के बेड साइड में कौन सा इंस्ट्रूमेंट अरेंज करके रखेगी। तो क्या ईटी ट्यूब या सक्शन कैथेटर, एम्बू बैग या फिर ऑब्टूरेटर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑब्टूरेटर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑब्टूरेटर। क्या होगा, आंसर होगा ऑब्टूरेटर। ऑब्टूरेटर क्या है, ऑब्टूरेटर को कहते हैं गाइड वायर। क्या कहते हैं, गाइड वायर। हेल्प करता है इंसर्ट करने में ट्रैकियोस्टमी ट्यूब को। क्या है ये, ऑब्टूरेटर गाइड वायर है, हेल्प करता है इंसर्ट करने में किसको, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब को, ठीक है। तो क्या है, उस पेशेंट के ट्रैकियोस्टमी हो रखी है और ट्रैकियोस्टमी ट्यूब लगी है, तो हो सकता है क्या हो, उसको इरिटेशन हो। क्या हो, इरिटेशन। और इरिटेशन होगी तो क्या हो सकता है, कफ हो सकता है, बहुत तेज से कफ आ सकता है। और अगर कफ आएगा तो जो ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है वो क्या हो सकती है, डिस्प्लेस हो सकती है, निकल सकती है, अपनी प्लेसमेंट से हट सकती है। और अगर अपनी प्लेसमेंट से ट्यूब हटी तो पेशेंट थोड़ी देर में हट जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर प्लेसमेंट से हट गई है ट्यूब तो उसको फिर से रीइंसर्ट करना पड़ेगा। और रीइंसर्ट करने के लिए हमें गाइड वायर चाहिए होगी, और गाइड वायर का नाम क्या है, ऑब्टूरेटर। क्या नाम है, ऑब्टूरेटर। तो अगर एक पेशेंट की ट्रैकियोस्टमी हो रखी है तो नर्स उसकी बेड साइड पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट अरेंज करके रखेगी, तो आंसर है ऑब्टूरेटर अरेंज करके रखेगी। क्योंकि अगर डिस्प्लेस हुई ट्रैकियोस्टमी ट्यूब इरिटेशन की वजह से, कफ होने की वजह से, तो फिर से उसको रीइंसर्ट किया जाए। और रीइंसर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगी, गाइड वायर चाहिए होगी, जिसका नाम है ऑब्टूरेटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which solution used to clean incision site of tracheostomy for quick sterilization। क्विक स्टेरिलाइजेशन, तुरंत स्टेरिलाइजेशन। क्या करना है, इंसिजन साइट, अभी ट्रैकियोस्टमी लगी नहीं है, ये क्या है, ट्रैकिया है, अभी ट्रैकियोस्टमी हुई नहीं है, अभी ट्रैकियोस्टमी होनी है। तो इस एरिया को क्लीन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज होगा। और क्या कह रहा है, यूज टू क्लीन इंसिजन साइट ऑफ ट्रैकियोस्टमी फॉर क्विक स्टेरिलाइजेशन, जिससे तुरंत स्टेरिलाइजेशन हो। तो इंसिजन साइट, अभी जब इंसिजन हुआ नहीं है उससे पहले जो क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, क्या स्पिरिट, हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, बिटाडिन या फिर नॉर्मल सलाइन। तो इसका आंसर है कौन सा, स्पिरिट। इसका आंसर क्या जाएगा, स्पिरिट। स्पिरिट होता है, ये क्या करता है, क्विक
स्टरलाइजेशन कर देता है, क्विक स्टरलाइजेशन कर देता है। कौन सा? स्पिरिट। इसका यूज करते हैं अगर हमने इंसिजन साइट को क्लीन करना है बिफोर इंसिजन देने से पहले। इंसिजन देने से पहले हम इंसिजन साइट को क्लीन कर रहे हैं तो कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे? स्पिरिट। और स्पिरिट के बारे में हमेशा से मैं बताता है, इसका क्वेश्चन भी आता है, इसमें क्या होता है? इसमें 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कौन सा? 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। किसमें? स्पिरिट में। और क्या करता है? क्विक स्टरलाइजेशन यूज करता है। यूज करते हैं इंसिजन देने से पहले इंसिजन साइट को क्लीन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच सॉल्यूशन यूज टू क्लीन द इनर साइड ऑफ ट्रैकियोस्टमी वाउंड या ट्रैकियोस्टमी स्टोमा। जो आपने स्टोमा क्रिएट किया है, जो वाउंड हुआ है, जो वाउंड क्रिएट किया है, स्टोमा क्रिएट किया है, उसकी कौन सी साइड को पूछ रहा है? इनर साइड को, अंदर की साइड को क्लीन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करोगे? क्या स्पिरिट का यूज करोगे? क्या बेटाडीन का यूज करोगे? क्या हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 करोगे या ऑल ऑफ द अबव? तो इसको क्लीन करने के लिए आप स्पिरिट का यूज तो नहीं करोगे क्योंकि इसमें 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जो इरिटेशन करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, बीटाडीन का यूज नहीं करेंगे। बीटाडीन का यूज कब करेंगे मैं आपको अभी बताऊंगा। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का यूज किया जाता है किसको क्लीन करने के लिए? ट्रैकियोस्टमी स्टोमा की इनर साइड के लिए। किसको? इनर साइड के लिए। या फिर ट्रैकियोस्टमी इरिगेशन के लिए भी क्या यूज किया जाता है? इरिगेशन। किसका इरिगेशन? ट्रैकियोस्टमी स्टोमा का इरिगेशन। जो ट्रैकियोस्टमी स्टोमा है उसका इरिगेशन करने के लिए भी कौन सा सॉल्यूशन? हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। और इनर साइड को क्लीन करने के लिए भी कौन सा? हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। उसके बाद क्या किया? बीटाडीन। कौन सा? बीटाडीन। बीटाडीन यूज करते हैं ड्रेसिंग के लिए। बीटाडीन यूज करते हैं ट्रैकियोस्टमी जो स्टोमा है उसकी ड्रेसिंग के लिए। ड्रेसिंग के लिए क्या किया जाता है? बीटाडीन यूज किया जाता है। पोइडो आयोडीन इसमें सॉल्ट होता है। कितना परसेंट? 5% बीटाडीन। 5% बीटाडीन का यूज किया जाता है ड्रेसिंग करने में ट्रैकियोस्टमी स्टोमा की। तो ये था इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि कौन सा इंसिजन साइट को क्लीन करने के लिए तो हमने बात की पहले क्वेश्चन में, और हमने बात की इनर साइड को क्लीन करने के लिए हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। और आपसे इरिगेशन के लिए पूछे ट्रैकियोस्टमी स्टोमा के तो भी आप क्या कह दोगे? हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड है? सॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड है? सॉल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच सॉल्यूशन यूज्ड टू क्लीन द आउटर साइड ऑफ ट्रैकियोस्टमी स्टोमा। अब इनर ना पूछ करके क्या पूछ रहा है? आउटर साइड पूछ रहा है। हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, स्पिरिट, H2O2 प्लस नॉर्मल सलाइन या फिर बीटाडीन। ठीक है, तो बीटाडीन तो किस में यूज करते हैं? बीटाडीन यूज करते हैं हम किस में? बताया था ड्रेसिंग करने के लिए। ठीक है, स्पिरिट तो नहीं करेंगे, इंसिजन के लिए करते, केवल इंसिजन साइट को क्लीन करने के लिए इंसिजन देने से पहले। ठीक है, तो क्विक स्टरलाइजेशन के लिए हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आउट इनर साइड को क्लीन करते हैं। ठीक है, तो या फिर इसमें इसका आउटर साइड को क्लीन इससे नहीं करते हैं। आउटर साइड को क्लीन करने के लिए जो बेस्ट आंसर है, बेस्ट आंसर क्या जाएगा? H2O2 प्लस नॉर्मल सलाइन। आउटर साइड को क्लीन करने के लिए बेस्ट आंसर क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? H2O2 प्लस नॉर्मल सलाइन। एक क्या काम करता है? ये एक तरह का एंटीसेप्टिक भी है। ये एक तरह का कैसा सॉल्यूशन है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। और इसमें नॉर्मल सलाइन ऐड है तो ये इरिटेशन कॉज नहीं कर सकता। कैसा होगा? नॉन इरिटेटिंग है। कैसा है? नॉन इरिटेटिंग। तो एंटीसेप्टिक नॉन इरिटेटिंग सॉल्यूशन कौन सा? H2O2 प्लस नॉर्मल सलाइन। तो हमने बात करी किसकी? सॉल्यूशन की। सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने किसकी बात की है? सॉल्यूशंस की, कि कौन से सॉल्यूशंस यूज होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि क्लीन करने के लिए इंसिजन साइट को, अभी इंसिजन दिया नहीं है, क्लीन करने के लिए किसको?
इंसिजन साइट को, तो हमने बात की थी इंसिजन साइट को क्लीन करने के लिए कौन सा, स्पिरिट, बेस्ट सॉल्यूशन है स्पिरिट, तुरंत स्टरलाइजेशन करता है, क्विक है ना, तो क्विक करता है। तो अगर हमने क्या लगाया स्पिरिट, तो चट स्पिरिट और पट स्टरलाइजेशन, क्विक होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन हमने किसकी बात की है, इनर साइट को क्लीन करने के लिए स्टोमा, इनर साइट को क्लीन करने के लिए किसके, स्टोमा की। तो स्टोमा की इनर साइट को अगर क्लीन करना है तो कौन सा सॉल्यूशन, हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, बहुत इंपॉर्टेंट, हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अगर हमें आउटर साइड को क्लीन करना है, आउटर साइड की क्लीनिंग के लिए कौन सा, तो आउटर साइड की बात की थी हमने, बेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी H2O2 प्लस नॉर्मल सलाइन, H2O2 प्लस नॉर्मल सलाइन। और ड्रेसिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं, ड्रेसिंग की अगर मैं बात करना चाहूं तो ड्रेसिंग में यूज करते हैं 5% बीटाडीन, 5% बीटाडीन। तो ये थे हमारे सॉल्यूशन के बारे में। और हमारा क्वेश्चन जो भी था, हमारा क्वेश्चन क्या था कि आउटर साइड को क्लीन करने के लिए H2O2 प्लस नॉर्मल सलाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजीशन यूज्ड फॉर ट्रैकियोस्टमी। तो भाई ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया होगा कि कौन सी पोजीशन यूज करते हैं ट्रैकियोस्टमी के लिए, क्या सुपाइन पोजीशन में करेंगे, क्या रोज पोजीशन, क्या स्निफिंग पोजीशन या साइड लाइन पोजीशन। तो इसका ज्यादातर लोगों को पता ही होगा ट्रैकियोस्टमी के लिए कौन सी पोजीशन यूज की जाती है, तो आंसर है रोज पोजीशन। इसका आंसर क्या है, रोज पोजीशन। रोज पोजीशन क्या होता है कि पिलो रखते हैं अंडर शोल्डर और हाइपर एक्सटेंशन कर देते हैं नेक का, ठीक है। पिलो या सैंड बैग प्लेस करते हैं कहां पर, अंडर शोल्डर या बिलो द शोल्डर, बिलो द शोल्डर, शोल्डर के नीचे पिलो या फिर सैंड बैग रख देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, नेक का हाइपर एक्सटेंशन करने के लिए। इससे क्या होगा, पिलो रख दिया शोल्डर के नीचे और हाइपर एक्सटेंशन कर दिया नेक का। फायदा क्या है इससे, इसके फायदे की अगर बात करूं मैं तो प्रोमिनेंट होगा ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट, ऊपर दिखेगा, हमें उभरा हुआ दिखेगा, इजिली विजिबल होगा, हम आराम से ट्रैकियोस्टमी परफॉर्म कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। जो भी ट्रैकियोस्टमी हमें परफॉर्म करनी है, पोजीशन कौन सी देके रखेंगे, रोज पोजीशन में, कौन सी पोजीशन में, रोज पोजीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैकियोस्टमी के लिए कौन सी पोजीशन यूज की जाती है, रोज पोजीशन यूज की जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ट्रैकियोस्टमी विच सेफ्टी आर्टिकल प्रोवाइडेड बाय द नर्स टू पेशेंट। ट्रैकियोस्टमी के बाद कौन सा सेफ्टी आर्टिकल प्रोवाइड करेगी नर्स पेशेंट को, सक्शन कैथेटर, कॉपी पेन, कॉल बेल या फिर टेलीफोन। तो कौन सा सेफ्टी आर्टिकल, तो ट्रैकियोस्टमी के बाद जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम आती है आफ्टर ट्रैकियोस्टमी, पेशेंट अनेबल टू स्पीक। क्या हो जाता है, पेशेंट बोलने में असमर्थ रहता है, पेशेंट अनेबल टू स्पीक, बोलने में असमर्थ रहता है, बोल नहीं पाता है। तो बोल नहीं पाएगा, दिक्कत परेशानी कोई हो गई तो कैसे, तो सेफ्टी आर्टिकल की बात की जाए तो कौन सा हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कॉल बेल प्रोवाइड कर देंगे। कौन सी, कॉल बेल, ताकि वो घंटी बोल नहीं पा रहा है तो क्या कर ले, घंटी बजा ले और हम क्या आ जाए उसके पास, फिर आ जाए, फिर उसकी परेशानी देख लिया जाए, ठीक है। तो ट्रैकियोस्टमी के बाद प्रॉब्लम कौन सी होती है सबसे कॉमन, अनेबल टू स्पीक, पेशेंट बोल नहीं पाता है, और बोल नहीं पाता है तो उसको एक सेफ्टी आर्टिकल के रूप में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉल बेल प्रोवाइड करें, ताकि कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो क्या कर ले, घंटी दबा ले भाई, घंटी दबा के हम तुरंत वहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है which of the most effective method for communication in post tracheostomy patient। एक पेशेंट की ट्रैकियोस्टमी हुई है, सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा होगा कम्युनिकेशन का उस पेशेंट में जिसको क्या हुआ है, ट्रैकियोस्टमी।
इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे? कॉल बेल से? कॉल बेल से नहीं, तो कॉल बेल से या फिर कॉपी पेन, फेशियल एक्सप्रेशन या टेलीफोन। कॉल बेल तो क्या है? सेफ्टी है। अगर कॉल बेल इफेक्टिव नहीं हो सकता, सबसे इफेक्टिव की बात की है तो कॉल बेल बजा दे तो उससे क्या फायदा? हम क्या कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, है ना? कॉल बेल से तो मैं बुला दे रहा, कम्युनिकेशन बेस्ट, सबसे इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? फेशियल एक्सप्रेशन की, तो फेशियल एक्सप्रेशन से तो आजकल धोखे हो जाते हैं भाई, कोई इंडिकेशन कुछ और देता है, मतलब कुछ और निकल के आ जाता है, कोई फायदा नहीं होता भाई फेशियल एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन भी ज्यादा इफेक्टिव इसमें नहीं है। टेलीफोन बोल ही नहीं पा रहा है, टेलीफोन कहां से कर लेगा वो, है ना? तो टेलीफोन भी नहीं दे सकते। तो ले दे के हमारा आंसर क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी जो है कॉपी पेन। सबसे इफेक्टिव कौन सा है भाई? सबसे इफेक्टिव तो है कॉपी पेन, कि हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड कर दे? कम्युनिकेशन का सबसे इफेक्टिव मैनेजमेंट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आंसर क्या है? कॉपी पेन उसको क्या कर दिया जाए? प्रोवाइड कर दिया जाए, और उसको कह दिया जाए भाई तो कवि बन जा और उकेर दे अपनी कविताएं इस कागज में, और हम तो क्या कर लेंगे? फिर समझ जाएंगे, हम तो समझ जाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे इफेक्टिव मैनेजमेंट पूछे कम्युनिकेशन का पोस्ट ट्रैकियोस्टोमी पेशेंट में, तो आप आंसर लगा के आना कौन सा? कॉपी पेन सबसे इफेक्टिव है मेथड किसका? कम्युनिकेशन का पोस्ट ट्रैकियोस्टोमी पेशेंट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ पेशेंट वांट टू से वन वर्ड आफ्टर ट्रैकियोस्टोमी, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? भाई पेशेंट क्या कहना चाह रहा है? एक शब्द कहना चाह रहा है ट्रैकियोस्टोमी के बाद, तो क्या आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा? आपकी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी? इंस्ट्रक्ट करना पेशेंट डोंट स्पीक, कि भाई इंस्ट्रक्ट कर दो कि नहीं बोलना है। इन्फॉर्म टू डॉक्टर, टेक डीप ब्रीथ, पुट फिंगर ऑन स्टोमक देन स्पीक, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे क्या पूछ सकता है कि वन वर्ड कहना चाहता है, या वन वर्ड ना दे करके क्या कहना चाहता है? भाई साहब पेशेंट ने तो क्या कहा? आपको लिख करके दे दिया, कॉपी पेन तो आपने दिया ही था, लिख करके दे दिया कि भाई कुछ कर दो ऐसा कमाल। क्या कहा उसने? कि कुछ कर दो ऐसा कमाल, तेरा हो जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा भाई कि कुछ कर दो ऐसा कमाल कि मैं एक शब्द थैंक यू कह दूं बस, कि जिससे भाई कि तुमने मेरी ट्रैकियोस्टोमी की, मुझे बचाया। मुझे तो क्या कहना है? बस एक शब्द कहना है, थैंक यू कहना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इंस्ट्रक्टर नहीं, तो ये नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं। इन्फॉर्म टू डॉक्टर, अब डॉक्टर को क्या कहेंगे कि कुछ कहना चाह रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा उसमें, ठीक है। तो ये भी नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है। तो हम तो क्या करेंगे? पेशेंट को बोलेंगे कि डीप ब्रीथ ले, पहले क्या करे? उसके बाद उस स्टोमा को क्या कर दे? कवर कर दे फिंगर से, ठीक है। तो डीप ब्रीथ ले और फिंगर पुट कर दे स्टोमा पे, कवर कर दे, और उसके बाद स्पीक करे। इससे क्या होगा? जो ट्रैकिया में एयर फिल हो जाएगी और वो एक दो शब्द तो क्या कर पाएगा? बोल पाएगा, ठीक है। तो क्या कर लेगा? जो स्टोमा के बाहर, स्टोमा पे क्या कर लेगा? फिंगर पुट, डीप ब्रीथ लेने के बाद फिंगर पुट करेगा स्टोमा पे, और क्या होगा? तब वो स्पीक करेगा, तो वो कह पाएगा। तो हम कह देंगे भाई अगर उसको एक आधा शब्द बोलना है तो क्या कर ले? वो डीप ब्रीथ ले, स्टोमा को फिंगर से कवर करे, से ट्रैकिया में एयर फिल हो जाएगी, और वो जब स्पीक करेगा तो वो बोल पाएगा एक आधे वर्ड, ठीक है। तो अगर पेशेंट क्या कहना चाह रहा है? कुछ शब्द कहना चाह रहा है, कुछ जादुई शब्द कहना चाह रहा है आपको ट्रैकियोस्टोमी के बाद, तो आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? पेशेंट को कहोगे डीप ब्रीथ ले, फिंगर पुट करे स्टोमा के ऊपर, और उसके बाद क्या कर ले? बोल ले, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ सक्शनिंग आफ्टर ट्रैकियोस्टोमी? क्या कह रहा है कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है सक्शनिंग का आफ्टर ट्रैकियोस्टोमी की? व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो, व्हेन नीडेड, एवरी 30 मिनट, या फिर एवरी 2 to 4 आवर्स, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, सक्शन अगर करना है ट्रैकियोस्टोमी के बाद, सक्शनिंग का जो टाइम होता है, ठीक है, तो सक्शनिंग ट्रैकियोस्टोमी होने के फर्स्ट 24 आवर, ट्रैकियोस्टोमी के बाद जो पहले फर्स्ट 24 आवर्स है, फर्स्ट 24 आवर्स में एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट में क्या की जाती है? सक्शनिंग की जाती है। ट्रैकियोस्टोमी के 24 घंटे
होने तक, है ना, विद इन 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स की बात करें ट्रैकियोस्टमी होने के, तो हर 30 मिनट में तो क्या परफॉर्म की जा रही भाई, सक्शनिंग परफॉर्म की जा रही। आफ्टर 24 आवर्स की अगर मैं बात करूं, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ट्रैकियोस्टमी, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ट्रैकियोस्टमी की बात अगर मैं करना चाहूं तो इसके बाद एवरी 2 to 4 आवर्स, हर 2 से 4 घंटे में, एवरी 2 to 4 आवर्स। तो क्या बात कर रहे हैं कि ट्रैकियोस्टमी के फर्स्ट 24 आवर्स तो हर 30 मिनट में सक्शनिंग करनी है, ठीक है, और 24 घंटे के बाद हर 2 से 4 घंटे में क्या की जाएगी, सक्शनिंग की जाएगी। अब हम आंसर पूछते हैं, ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम, सबसे बेस्ट पूछ रहा है, ठीक है, ना तो पूछ रहा है फर्स्ट 24 आवर्स पूछे तो एवरी 30 मिनट, आफ्टर 24 आवर्स पूछे तो एवरी 2 to 4 आवर्स, और आपसे अगर क्या पूछ रहा है बेस्ट टाइम, तो बेस्ट टाइम क्या होगा इसका, व्हेन रिक्वायर्ड, जब पेशेंट को, जब नहीं, पेशेंट की जरूरतें तो बहुत सारी हो सकती है, क्या क्या पूरी करोगे, ठीक है, तो क्या जाएगा इसका आंसर, ये नहीं जाएगा एवरी 30 मिनट, तो फर्स्ट 24 आवर्स में करते, आफ्टर 24 आवर्स 2 to 4 आवर्स, बेस्ट टाइम पूछ रहा है, तो बेस्ट टाइम हमेशा हमेशा आंसर जाएगा व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो, जब सक्शनिंग की हमें लगे जरूरत है तो हमें क्या कर देनी है, सक्शनिंग परफॉर्म कर देनी है, चाहे समय कितना भी हुआ हो, अगर सक्शनिंग की जरूरत हमें लग रही है, सक्शनिंग की जरूरत हमें लग रही है तो हमें क्या कर देना है, सक्शनिंग परफॉर्म कर देनी है। तो जब नीडेड हो, व्हेन नीडेड, हम क्या कर देंगे, ही बेस्ट टाइम है सक्शन करने का आफ्टर ट्रैकियोस्टमी, ट्रैकियोस्टमी के बाद में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि बेस्ट टाइम है सक्शनिंग का आफ्टर ट्रैकियोस्टमी व्हेन नीडेड, जब जरूरत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके साथ साथ हम कई ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसे ट्रैकियोस्टमी, अभी ये वीडियो कल के लिए रहेगी पार्ट 2, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ट्रैकियोस्टमी से रिलेटेड और सक्शन से रिलेटेड, सक्शनिंग की भी आएगी और कुछ उसमें ट्रैकियोस्टमी की वीडियोस भी आएंगी, ट्रैकियोस्टमी स्टोमा को कैसे कवर किया जाता है, क्या होगा अगर ट्यूब ब्लॉक हो गई, तो सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तब तक आप देखते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें इससे मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के आए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ठीक है।